हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बहुत बेसिक चैप्टर है और बहुत छोटी छोटी चीजें इनमें हमने नोटिस करनी है। और इस चैप्टर की एक बुराई है, अगर इस चैप्टर की आपको क्लैरिटी ना हुई तो पेपर में आपको दो चॉइसेस में कंफ्यूजन रहेगी। ये एक ऐसा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसे ध्यान से सुनिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट एवोल्यूशन। Organic evolution is the Darwin's playfield and the mystery of the mysteries. डार्विन प्लेफील्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एवोल्यूशन पे बहुत परफेक्शन में काम किया डार्विन ने, और उसे मिस्ट्री ऑफ द मिस्ट्रीज क्यों बोलते हैं? तो आप बड़े ध्यान से देखिए, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों बना, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बना, ये सारे आंसर्स हैं जो ये आपको एवोल्यूशन दे सकती है। मतलब जितने भी आपको मिस्टीरियस क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में नजर आ रहे हैं, उनके बेसिक आंसर्स हैं आपको एवोल्यूशन में ही नजर आएंगे। Gone are the days when people believed that some supernatural force created this world and that the earth had all current fauna and flora right from the beginning. देखो, अगर हम बाइबल की बात करें, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माने जाना वाला रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। तो उस हिसाब से अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल बात करती है फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज की। वो बोलती है स्पीशीज आर फिक्स्ड, जो स्पीशीज हैं ये फिक्स्ड हैं, दे डोंट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब भगवान ने जैसा हमें बना के धरती पे भेजा, हम वैसे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम चेंज नहीं हुए। ह्यूमन को ह्यूमन बना के भेजा, रेड को रेड बना के भेजा, रोज फ्लावर को रोज फ्लावर बना के भेजा। तो जो जैसा नजर आ रहा है वो वैसा ही भगवान ने बना के अर्थ पे भेजा और वैसा ही एग्जिस्ट कर रहा है। ना वो पहले चेंज हुआ, नो आगे चेंज होगा। ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है और इसे फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज बोलते हैं। स्पीशीज आर फिक्स्ड, दे डोंट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऐसा माना जाता था। बट अब साइंस है वो ऐसा नहीं मानती। तो इसका मतलब बाइबल का और साइंस का जो रास्ता है ये थोड़ा अलग हो गया। बट अगर आप हिंदू माइथोलॉजी देखोगे, जो हिंदू माइथोलॉजी है या जो सिखिज्म है, अगर आप इसकी बात करोगे तो आप इसमें देखोगे, इसमें डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज बताया गया है। इसमें बताया गया है जो स्पीशीज हैं वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हुई हैं, वो चेंज हो रही हैं, वो आने वाले टाइम में भी चेंज होंगी। बस जो ग्रीक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है साइंस में, हिंदू माइथोलॉजी में या जो सिखिज्म है, इसमें जो आपको नजर आएगा उसमें जो वर्ड्स हैं वो संस्कृत के या गुरमुखी के लिए हुए हैं। जैसे इसमें आप पढ़ोगे, ये बोलते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यूनिवर्स, ब्रह्मांड की खोज। उसमें ये बताते हैं सबसे पहले मत्स्य अवतार आया, फिर कच्छ अवतार आया। भी अल्टीमेटली अवतार का मतलब क्या है, ये एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मत्स्य अवतार का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट फिश। फिर कच्छ अवतार की बात कर रहे हैं, कछुए जैसे जानवर आए। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो अलग अलग रिलीजन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाइबल के हिसाब से फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज नजर आ रही है, लेकिन अगर हिंदुइज्म के हिसाब से देखें तो उस केस में वो पहले ही डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया उन्होंने। स्पीशीज हैं जो फिक्स नहीं है, दे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम।
और जो टर्म है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये क्वाइन की हर्बर्ट स्पेंसर ने, ये देखिए हर्बर्ट स्पेंसर। द कोर ऑफ एवोल्यूशन स्पिन्स अराउंड एलील्स and changes in their frequencies with several natural phenomena governing them। जो एवोल्यूशन है, इसकी जो सेंट्रल पोजीशन है, कोर है, ये आपको नजर आएगी एलील्स के आसपास घूमती हुई, और जो एलील्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी आपको नजर आती रहेगी चेंज होती हुई विथ सेवरल नेचुरल फिनोमिना जो इन्हें गवर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अफ्रीक है, इसे अफ्रीका को ह्यूमन क्रेडल माना जाता है, क्रेडल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। तो अफ्रीका में जो ह्यूमंस बने वो नीग्रो थे, डार्क कलर के। तो उसके बाद उनमें म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन होने के कारण उनमें नए एलील्स बने जो लाइट कलर प्रोड्यूस कर रहे थे, रिसेसिव एलील्स। और धीरे 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 आपको अलग अलग एरियाज में इनकी अलग अलग जीन फ्रीक्वेंसीज नजर आनी शुरू होगी। जैसे अब आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज में जो उनके नेटिव लोग हैं वो अराइज तो अफ्रीकन से ही हुए, जो अफ्रीकन ह्यूमन है उसी से अराइज हुए, लेकिन वो आपको आज व्हाइट नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां पे जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होगी, नए अलील्स बने, और नई जो अलील्स बने वो अलग अलग पॉपुलेशन में अपनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टेंडेंसी टू अपीयर इस फ्रीक्वेंसी वो शो कर रहे हैं। मतलब जो ये बात है मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा। मतलब ये मान लो जो ये लाइन है ये इस चैप्टर का एक स्पिनिंग पॉइंट है जिसके अराउंड आपको एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन घूमती नजर आएगी। Lamarck is recognized to be the first person to have proposed an organized theory to explain evolutionary process, which was based on inheritance of acquired characters। अगर आपसे कोई पूछे सबसे पहली थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन किसने दी, सबसे पहले किसने चैलेंज किया बाइबल को, सबसे पहले किसने चैलेंज किया फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज को, तो आप बोलोगे लेमार्क। ये सबसे पहले पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दी, और इनकी जो थ्योरी है वो बेस्ड है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसका मतलब जो कैरेक्टर्स हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं वो अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं। कैरेक्टर्स विच आर एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। बात तो इनकी जो इन्होंने बोली बाद में डिसअप्रूव होगी, ठीक है, क्योंकि आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। अब इंडिया में एक कल्चर है, जो फीमेल्स हैं वो काफी लंबे पुराने टाइम से अपने नाक में और कान में शेव करवाती हैं। तो ये तो करेक्टर हमने एक्वायर कर लिया, तो उस केस में जो न्यू बोर्न बेबीज हैं अब उनमें तो ऑलरेडी नाक और कान में शेद होना चाहिए, क्योंकि काफी जनरेशन से नाक और कान में शेद करवाया जा रहा है, बोरिंग ऑफ ईयर पिना एंड बोरिंग ऑफ नोज, काफी जनरेशन से करवाया जा रहा है। बट आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो न्यू बोर्न बेबीज हैं उनमें आपको ना कान में शेद नजर आ रहा है ना नाक में शेद नजर आ रहा है। अगर कैरेक्टर्स एक्वायर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी इनहेरिटेंस हो रही है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, तो ये वाले कैरेक्टर्स भी तो अगली जनरेशन में जाने चाहिए। बट इनकी कुछ बातें सही भी थी, हम बातें करेंगे। अब लेमार्क के बाद आए डार्विन। बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है ये। जैसे आप फिजिक्स में सुनते हो न्यूटन, जिस आदमी ने फिजिक्स पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई वो जानता है न्यूटन एक नाम, वैसे ही किसने बायो पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई वो भी नाम जानता है, डार्विन। डार्विन
with his historical book, The Origin of Species by Means of Natural Selection, revolutionized the human approach to this mystery of the mysteries, the evolution, better called organic evolution. अब डार्विन के आने से पहले जो ह्यूमंस हैं उनकी जो सोच थी फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज को लेके वो काफी बदली। टाइम तो लगा लोगों को इस बात को समझने में भी डार्विन क्या बोल रहे हैं, लेकिन डार्विन समझ आए उन्हें। नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू डार्विन, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू डार्विन इज द फोर्स दैट सिलेक्ट्स द फिटेस्ट एंड द वन विच इज सिलेक्टेड had obviously better features to adapt to the environment. अगर इसके एग्जाम्पलीफाई करें तो हम ये बोलेंगे कि जो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, मान के चलो जो अफ्रीका में ह्यूमन एंसेस्टर बने वो ह्यूमन एंसेस्टर्स में म्यूटेशंस होती गई, म्यूटेशंस होके कुछ गोरे लोग भी बन गए, कुछ ऐसे अलील्स ऐड हुए ह्यूमन पॉपुलेशन में जिससे गोरे लोग भी बने, मतलब रिसेसिव अलील्स बन गए। अब जो ये लोग हैं ये बेसिकली अफ्रीका से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करना शुरू हुए। जब अफ्रीका से ये नॉर्थ पोल की तरफ मूव करना शुरू हुए तो आप देखोगे नॉर्थ पोल तक जाते जाते जो डार्क कलर वाले लोग हैं वो मरते गए, कम होते गए, और जो लाइट कलर वाले लोग हैं, ठीक है, वो ज्यादा सिलेक्ट हुए। ऐसा क्यों हुआ? अब आपको पता है नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे वहां पे धूप कम निकलती है, धूप कम निकलती है तो उस केस में जो विटामिन डी है, जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से हमारी स्किन में बनना है, वो डार्क वाली स्किन वाला बंदा है जो उसमें कम बन पाएगा, और जो लाइट स्किन वाला बंदा है उसमें विटामिन डी है जो जहां पे धूप कम निकलती है उसमें डार्क कलर वाले बंदे के कंपैरिजन में ज्यादा बनेगा। जब विटामिन डी कम हो जाएगा तो जो डार्क कलर वाले पर्सन्स हैं उनकी बोन्स वीक हो जाएंगी, उनके बाकी बॉडी पार्ट टीथ जैसे वीक हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली उनकी सर्वाइवल रेट कम हो जाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी नॉर्थ पोल में कम हो जाएगी, और जो व्हाइट लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। ये बात बोल रहे हैं डार्विन कह रहे हैं, और डार्क और व्हाइट कलर के लोग ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट थे, बने तो म्यूटेशन से, डार्क में म्यूटेशन हुई, लाइट कलर वाले भी बने, नए अलील्स ऐड हुए। बट जब नेचुरल सिलेक्शन ने काम करना शुरू हुआ, एक नए एनवायरनमेंट में चले गए नॉर्थ पोल में जहां ठंड ज्यादा पड़ रही है, धूप कम निकल रही है, वहां पे डार्क कलर वाले लोगों को नेचर ने कम कर दिया, उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी, और लाइट कलर वाले लोगों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये बात बोल रहे हैं डार्विन। It passes its special features of survival, and over a long time the slow and gradual accumulation of beneficial variation caused speciation, descent with modification, according to Darwin, microevolution. जब नेचुरल सिलेक्शन ने व्हाइट कलर के लोगों को नॉर्थ पोल पे सिलेक्ट किया तो वो फिटेस्ट हो गए, तो जो फिटेस्ट हैं उन्हें रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा मिले। जब रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा मिले, जो उनमें बेटर स्पेशल फीचर्स थे वो स्लोली और ग्रेजुअली अकमुलेट होते गए, अकमुलेट होके बेसिकली वो एक नई रेस बन गई। जो नई रेसेस हैं वो आने वाले टाइम में नई स्पीशीज भी बन सकती हैं। इसे बोला गया डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई होते जाते हैं, और इसे डार्विन ने क्या बोला? माइक्रो एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन स्पीशीज लेवल पे होती है, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो एवोल्यूशन।
उसके बाद आए हुगो डी वेरीज। हुगो डी वेरीज लेड मोर स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ म्यूटेशन इन एवोल्यूशन। इसे मैक्रो एवोल्यूशन बोला जाता है। एक्चुअली जो डार्विन है वो खुद मानते थे कि जो उनकी थ्योरीज हैं उनमें कुछ कमी है, कोई फोर्स है जो बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर रही है एवोल्यूशन में, लेकिन उस फोर्स की उन्हें नॉलेज नहीं है ढंग से। वो मानते थे जो वेरिएशंस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण पास ऑन हो रही है। एक्चुअली डार्विन वाज नॉट अवेयर ऑफ जेनेटिक्स, उन्हें जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, उन्हें म्यूटेशन की नॉलेज नहीं थी। जब हुगो डी वेरीज आए तो उन्होंने बताया जो म्यूटेशंस हैं ये फाउंटेन हेड है एवोल्यूशन का। जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये एवोल्यूशन का मेन कारण क्या है? म्यूटेशन। और उसे उन्होंने क्या बोला? मैक्रो एवोल्यूशन। इट इज क्लियर दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट इवॉल्व। अंडरस्टूड सी बात है। इट इज क्लियर दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट इवॉल्व। अब जो एवोल्यूशन है वो तो पॉपुलेशन में काउंट होगी। अब एक ह्यूमन है, ठीक है, उसका नोज है, वो बेसिकली हाथी की सूंड की तरह बन गया। तो जो उसका नोज हाथी की सूंड की तरह बन गया, आप ये थोड़ी बोलोगे देखो जी एवोल्यूशन जा रही है, देखो जी एवोल्यूशन होगी। तो उसे आप क्या बोलोगे? म्यूटेंट बोलोगे। वो ह्यूमन में जो आपको चेंज नजर आ रही है वो म्यूटेट कर गया, वो म्यूटेशन नजर आ रही है। तो म्यूटेशन का जो एवोल्यूशन का जो यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, वो पॉपुलेशन है। जब एक ड्रास्टिक मेजर चेंज आपको एक पॉपुलेशन में नजर आती है, आप उसे एवोल्यूशन बोलते हो। अगर वो चेंज एक इंडिविजुअल में आ रही है तो आप उसे म्यूटेशन बोलते हो और ऑर्गेनिज्म को म्यूटेंट बोलते हो। द प्रेजेंट डे कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इज इट इज द ग्रेजुअल चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन। आज की डेट में अगर एवोल्यूशन की बात करें तो बहुत सिंपल वे में बोला जाता है, ये एक ग्रेजुअल चेंज है। किसमें? एलिलिक फ्रीक्वेंसी में एक पॉपुलेशन। It lays more stress on occurrence of variations through mutations, gene recombinations, genetic drift, gene flow, etc., and the selection of heritable beneficial variations through positive selection pressure, reproductive isolation. जो प्रेजेंट डे कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन का, ये ज्यादा स्ट्रेस किस पे दे रहा है? वेरिएशंस की अक्रेंस पे, जैसे म्यूटेशंस होगी, जीन रिकॉम्बिनेशंस होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी, जीन फ्लो हो गया, एंड द सिलेक्शन ऑफ द हेरिटेबल बेनिफिशियल वेरिएशन। जो हेरिटेबल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन पास हो रही हैं उनकी सिलेक्शन में थ्रू पॉजिटिव सिलेक्शन प्रेशर और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और जो म्यूटेशन है, ऐसे हम बोलते हैं फाउंटेन हेड ऑफ एवोल्यूशन, इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड दस इट मेक्स एवोल्यूशन पॉसिबल एज कंसिडर्ड बाय नियो डार्विनिज्म। अब आप मान के चलो जो नियो डार्विनिज्म है, इसका मतलब है न्यू डार्विनिज्म। न्यू तो जो डार्विनिज्म है उसकी सबसे बड़ी बुराई थी, तो उन्होंने एक पॉइंट बताया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लोगों ने उनसे पूछा भाई सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो समझ आ रहा है, अब ये आया कहां से फिटेस्ट? अराइवल ऑफ फिटेस्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो फिटेस्ट है वो आया कहां से। तो हुगो डी वेरीज ने जब म्यूटेशंस पे काम किया एक पर्टिकुलर प्लांट पे, इवनिंग प्राइमरोज और ओइनोथेरा लेमार्कियाना पे, तो उसके बाद पता लगा भी भाई जो ये अराइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये फिटेस्ट आ कहां से रहे हैं? ये म्यूटेशन से आ रहे हैं। तो जो डार्विन की पोस्टुलेट्स हैं उनमें एक पॉइंट ऐड कर दिया, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट का रीजन क्या है? म्यूटेशन, और इसे बोल दिया गया फाउंटेन हेड ऑफ एवोल्यूशन। और ये वही फोर्स है म्यूटेशन जिसके बारे में डार्विन
अनअवेयर थे। बेनिफिशियल म्यूटेशंस टेंड टू अकमुलेट एंड आर कंसिडर्ड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन। जो बेनिफिशियल म्यूटेशंस हैं वो एकमुलेट होती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इन्हें माना जाता है ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन। अब जो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं हो रही, फिक्स है, वो एक स्टेट में है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसे बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब जो ये हार्डी हैं, ये एक मैथमेटिशियन है। ये जब मैथमेटिशियन बात करते हैं तो ये सबसे पहले बोलते हैं लेट इट बी एक्स। ये अजम्पशन के बेसिस पे बात करते हैं, सपोज के बेसिस पे बात करते हैं। इन्होंने 100% लॉजिक लगाना है। तो ये बात करते हैं, आप मान लो एक पॉपुलेशन है, उसकी जीन फ्रीक्वेंसी है जो आपको फिक्स रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे इंडिया में 90% लोग हैं वो डार्क ब्राउन आई कलर वाले हैं और 10% लोग हैं वो डिफरेंट आई कलर वाले हैं। अगर आप चाहते हो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो इंडियंस हैं उनका जो आई कलर है वो डार्क ब्राउन ही डोमिनेंट रहे, 90% लोगों का जो आई कलर है वो डार्क ब्राउन ही रहे, तो उसे एक्सप्लेन करते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये कहता क्या है? वी आर गोइंग टू लर्न इन डेप्थ द एफर्ट्स ह्यूमंस आर मेकिंग टू मेक अस अंडरस्टैंड द मिस्ट्री। लो जी, एवोल्यूशन के बेसिक्स आपको पता लग गए होंगे। एवोल्यूशन है क्या? जो चेंज है जीन फ्रीक्वेंसी में विद द पैसेज ऑफ टाइम इज एवोल्यूशन। सिंपल बोल रहे हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इज एवोल्यूशन। अब जो ये एवोल्यूशन है, चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब इसे हमें डिटेल में समझना है। अब इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। एवोल्यूशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ थ्रू एजेस। तो एवोल्यूशन बायोलॉजी की ब्रांच है, किससे डील कर रही है? ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, और जब ये ओरिजिनेट हुई और इसमें इतनी डिफरेंट डाइवर्सिटी कैसे आ गई, इतनी डिफरेंट फॉर्म्स कैसे आ गई ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं थ्रू एजेस। 1.75 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड सो फार। और एवोल्यूशन बोलती है सबसे पहले बने प्रोजीनोड्स। जो प्रोजीनोड्स हैं उनसे बना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बना प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से बना फंजाई प्लांटी एनिमिलिया। अब इसे एक्सप्लेन करेगी एवोल्यूशन। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा एवोल्यूशन में? लाइफ का ओरिजिनेशन का कैसे हुआ और लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, और डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ओरिजिनेट के बाद इतनी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स कैसे आ गई अर्थ पे? अगर एवोल्यूशन का जनरल मीनिंग देखोगे आप, इसका मतलब होना है अनफोल्डिंग और रोलिंग आउट, किसी मिस्ट्री को सॉल्व करना। एवोल्यूशन का बेसिकली मतलब क्या है? अनफोल्डिंग। हमारे सामने एक मिस्ट्री पड़ी है, अब वो मिस्ट्री है, उसे रोलिंग आउट करना है, उसे खोलना है, उसे अनफोल्ड करना है, क्लियर करना है उस कहानी को। इवोल्व टू डेवलप एंड ग्रो थ्रू ए ग्रेजुअल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, ये हमारे एप लाइक एंसेस्टर्स हैं। इससे कैसे देखो ध्यान से, इवॉल्व होते 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 ह्यूमन बींग्स बन गए हम। ये देखिए, कहां से चले थे, कहां पे पहुंच गए, कहां से चले और मार्स पे जाने की तैयारी चल रही है। कोलोनाइजेशन सोच रहे हैं मार्स पे कैसे होगी। द वर्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, जैसे हमने पहले बात की।
ये हर्बर्ट स्पेंसर है। इनका स्टाइल देखो क्या जबरदस्त है यार, मूछें कटवा रखी हैं और दाढ़ी कैसे बड़ी कर रखी है ना। मतलब इसका मतलब ये फैशन भी कभी चलता होगा है ना दुनिया में। नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉब्स-हेंस्की। नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉब्स-हेंस्की। अगर बायोलॉजी की बात कर रहे हो तो एवोल्यूशन है जो, उसका आना जरूरी है, तब बायोलॉजी कंप्लीट होती है। ये देखो डॉब्स-हेंस्की क्या जबरदस्त बात बोली है। बायो में कोई चीज सेंस ही नहीं बना रही जब तक उस पे एवोल्यूशन का इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब पहले बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की, फिर बात करेंगे एवोल्यूशन की। मैनी थ्योरीज हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। अब सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं रिलीजन की, जो मैं हिंदुइज्म सिखिज्म की बात कर रहा हूं, ये क्या है, ये रिलीजन है। तो हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं ये साइंस है। अब दोनों में फर्क कहां पड़ जाता है। अब जो रिलीजन है ये फेथ पे चलता है। जो रिलीजन की बुनियाद है वो विश्वास है। आपने सुना भी होगा भी, जो भगवान है ये आपको नजर नहीं आ रहा, जैसे हवा आपको नजर नहीं आ रही, पर अगर आपको विश्वास है तब आपको वो नजर आएंगे। तो इसका मतलब रिलीजन ने तो साफ बात बोल दी, भाई हमें मानना है तो विश्वास करो। अब जो साइंस है इसका काम करने का तरीका अलग है। साइंस कहती है अगर कोई चीज प्रूव नहीं की जा सकती, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं की जा सकती, जिसकी हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, हम उसे नहीं मानेंगे। मतलब लड़ाई कहां से शुरू हुई, भगवान है भगवान नहीं है। तो बाइबल ने कहा जो भी कुछ नजर आ रहा है सब भगवान ने बनाया, और जैसा नजर आया वैसे ही बनाया। और इंसान ने अलग अलग तरह की वेरिफिकेशन की, अलग अलग तरह की एक्सपेरिमेंटेशन की और प्रूव किया, देखो जी ऐसा नहीं होता। जो लाइफ है अर्थ पे, जैसी आज नजर आ रही है वैसी कल नहीं थी, जैसी आज नजर आ रही है वैसी कल नहीं होगी। ये साइंटिफिकली वेरीफाई किया जा रहा है, इसके पीछे हमें एविडेंसेस मिली हैं। तो जो ये थ्योरीज हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने एक्सप्लेन की हैं, तो अब हम इन्हें समझते हैं ये क्या कह रही हैं। वो बोल रहे हैं बट मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ ओनली हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। अब इनमें से काफी थ्योरीज तो ऐसी हैं बस इनकी हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ही है, बस ये थ्योरी दी गई थी, मतलब उसे साइंस का पार्ट ही नहीं मानते। जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक और थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। कॉस्मोजोइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ और कोइसरवेट थ्योरी।
अब एक एक करके देखते हैं भाई इनका क्या क्या विचार है, इनके क्या क्या सोच है। हमें पता होना चाहिए लोग पहले कैसे सोचते थे। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब ये सीधी थ्योरी बोल रही है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ वर क्रिएटेड बाय डिवाइन पावर। कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसे काफी लोग गॉड भी बोल देते हैं। बेसिकली सुपर नेचुरल पावर ने जो अपनी अर्थ है इस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया। सिंपल थ्योरी है। स्पेशल क्रिएशन, एक स्पेशल क्रिएटर है जिसने अर्थ पे लाइफ को डेवलप किया। अब ये स्पेशल क्रिएटर कौन है? कुछ लोग मानते हैं ये गॉड है। अब मैं पीछे एक किताब पढ़ रहा था, उसमें रेफरेंस आया, मतलब जो एलियन है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स हैं, वो हमारी धरती पे आई और उन्होंने बेसिकली लाइफ को ओरिजिनेट किया हमारी अर्थ पे। जैसे एक बच्चा एक खेल खेलता है, उसमें काफी कुछ बनाता है, वैसे ही जो एलियंस हमारी धरती पे आए, उन्होंने उन्हें यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ पे लाइफ को ओरिजिनेट किया, तो इसे एलियन थ्योरी बोल देते हैं। कोई गॉड बोल रहा है, कोई एलियन बोल रहा है। ये देखिए, और मैं बार बार बोल रहा हूं, क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा फैला हुआ, सबसे ज्यादा फैला हुआ रिलीजन है वर्ल्ड में। तो वो बोल रही है सुपर नेचुरल पावर ने जो अर्थ है उस पे लाइफ की क्रिएशन की। और अगर बाइबल के हिसाब से हम देखें तो बाइबल ने ये बोला भी भगवान ने मंडे को सन बनाया, ट्यूसडे को मून बनाया, वेडनेसडे को पानी बनाया, थर्सडे को प्लांट्स बनाए, फ्राइडे को एनिमल्स बनाए, सैटरडे को ह्यूमन बनाया, और ह्यूमन की जो रिब है, लास्ट रिब, उससे फीमेल को बनाया, और संडे को भगवान ने आराम किया। दैट्स व्हाई संडे इज ए हॉलीडे। मतलब ये पूरी कहानी जो एक्सप्लेन कर रही है, ये एक्सप्लेन कर रही है फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज। जो भी नजर आ रहा है अर्थ पे वो फिक्स है, दे डोंट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्पेशल क्रिएटर ने इन्हें बनाया है और ये वैसे ही एग्जिस्ट कर रही हैं। ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और उसके बड़े जबरदस्त पोर्टर थे फादर स्वार्ड। फादर स्वार्ड, अब जो भगवान की वकालत तो पादरी ही करेगा ना, पुजारी ही करेगा। तो इस थ्योरी के सबसे बड़े सपोर्टर थे फादर स्वार्ड। इसके बाद आई कोस्मोजोइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। अब कोस्मोजोइक थ्योरी या पैनस्पर्मिया थ्योरी क्या बोल रही है? ये बोल रही है जो यूनिवर्स है इसमें कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी, और जो वो लाइफ है वो हमारी धरती पे पहुंची किसी फॉर्म में। जैसे कोई स्पोर हो गए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोस्मोजोआ और पैनस्पर्मिया, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, और हमारी धरती पे उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला और वो लाइफ है, वो जर्मिनेट हुई और वो ग्रो होना शुरू हो गई। ये कोस्मोजोइक थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया थ्योरी है। कोस्मोस यूनिवर्स को बोलते हैं, अदर नेम फॉर यूनिवर्स इज कोस्मोस।
भी जो टेरेस्ट्रिया जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का ओरिजिन बता रहे हैं। भी यूनिवर्स में कहीं पे लाइफ थी, वो कोस्मोजोआ और पेनिस्पर्मिया स्पोर की फॉर्म में हमारी अर्थ पे आई, उसे फेवरेबल कंडीशन मिली, वो जर्मिनेट हुई, तो लाइफ स्टार्ट होगी अर्थ पे। ये देखिए, ये एक मीटियोराइट है, गिरते रहते हैं हमारी अर्थ पे। जब मीटियोराइट हमारी अर्थ पे गिरते हैं तो वो मीटियोराइट कोई पेंसपर्मिया या कोस्मोजोआ फॉर्म के स्पोर ले आया, और वो स्पोर्स हैं हमारी अर्थ पे फेवरेबल कंडीशन के कारण जर्मिनेट हुए और लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। ये कॉस्मोजोइक थ्योरी और पेंसपर्मिया थ्योरी है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ए बायोजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सुने हैं ना, कोई रिएक्शन एक बार चल गया तो वो चलता ही रहता है, स्पॉन्टेनियस। और ए बायोजेनेसिस, ए बायो बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये भी। ये थ्योरी बोलती है भी पहले नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर बना स्पॉन्टेनियसली, और जो नॉन लिविंग मैटर है उससे स्पॉन्टेनियसली लिविंग मैटर बना। Life originated from non-living or decaying and rotting substances like manure and dew, etc. सीधी बात बोल रही है ये थ्योरी। ये थ्योरी बोल रही है जो नॉन लिविंग मटेरियल है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पॉन्टेनियसली लिविंग मैटर में कन्वर्ट हो गया। और जो ये ए बायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है जो बोल रही है नॉन लिविंग मैटर ग्रेजुअली लिविंग मैटर में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो अगर इस थ्योरी की बात करें तो इसे डिस्प्रूव किया रेड्डी, स्प्लेंजिनी एंड लुई पास्टर ने। सबसे पहले इसे डिसअप्रूव किया रेड्डी ने, फिर डिसअप्रूव किया स्प्लेंजिनी ने, फिर डिसअप्रूव किया लुई पास्टर ने। और जो है इन्होंने दी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और जो ये रेड्डी और स्प्लेंजिनी का एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिखाया भी देखो एक बीकर है, इसमें हमने क्या किया, यहां पे रोटन मीट रख दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक बीकर और लिया, उसमें भी रोटन मीट रख दिया, तीसरे में भी मीट रख दिया, और फर्स्ट बीकर को ओपन रखा, सेकंड बीकर को इन्होंने एयर टाइट कर दिया, और थर्ड बीकर को इन्होंने एयर टाइट नहीं किया लेकिन उस पर मैश लगा दी, जालीनुमा कपड़ा लगा दिया। तो जब रेड्डी ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उस केस में उन्होंने दिखाया भी जो हाउस फ्लाइज है मस्का डोमेस्टिका वो ओपन जार में आई और उन्होंने मीट में अपने एग्स ले कर दिए, और जो एग्स हैं ये हैच होके मैगट्स बन गए, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। जो एयर टाइट कंटेनर था उसमें कोई मैगट्स ग्रो नहीं हुए, जिसमें ऊपर मैगट, जिस जार में ऊपर मैश लगाई थी, जालीनुमा कपड़ा लगाया था, उसमें भी हाउस फ्लाइज आई और उन्होंने इस मैश पे अपने एग्स ले किए, लेकिन
वो भी मीट तक नहीं पहुंच पाई। तो ये एक्सपेरिमेंट सीधा सा प्रूफ दे रहा है भी देखो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जिसमें मक्खियां आई, मक्खियों ने अपने एग ले किए, उन एग से हैच होके मैगेट्स बने। जब मीट के पास मक्खियां नहीं पहुंच पाई तो वहां पे एग ले नहीं किए उन्होंने, तो वहां पे मैगेट्स हैं जो डेवलप नहीं हुए। पर ध्यान से देखा जाए मक्खी तो बहुत बड़ी लाइफ फॉर्म है ना, आर्थ्रोपोडा ग्रुप का मेंबर है। तो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म एकदम ऐसे पैदा होना, तो ये बहुत एप्रिशिएबल एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। उसके बाद स्प्लेंजनी आए। स्प्लेंजनी ने क्या किया, जो ये रोटन मीट है इसकी जगह मीट और वेजिटेबल्स को बॉयल करके सूप बना लिया, और सूप बना के एक ओपन जार में, एक एयर टाइट जार में रख दिया। जो ओपन जार है उसमें उन्होंने दिखाया देखो जी बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। जो एयर टाइट जार है उसमें उन्होंने दिखाया देखो जी सूप में बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा। इसका मतलब जो ओपन जार है उसमें डस्ट पार्टिकल्स गिरे होंगे। हम डस्ट पार्टिकल्स की ब्राउनियन मोशन देखते हैं ना, जब किसी विंडो पैन में हम देखते हैं लाइट आ रही होती है, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट हो रहे होते हैं। दिस डस्ट पार्टिकल्स आर व्हीकल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये डस्ट पार्टिकल्स इस ओपन जार में गिरे होंगे, और जब ये डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स इस सूप में गिरे होंगे, तो अल्टीमेटली इन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाई होंगी। इसके कारण इसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज नजर आ रही हैं। जो ये एयर टाइट जार है जिसे बंद कर दिया ढंग से ताकि हवा भी ना जा सके, उसमें जो सूप है उसमें बैक्टीरिया नजर नहीं आए। तो स्प्लेंजनी को भी लोगों ने चैलेंज कर दिया। स्प्लेंजनी को लोगों ने कहा भाई ऐसा नहीं होता, एक्चुअली वाइटल फोर्स फॉर लाइफ इज एयर। जो इसे चैलेंज कर रहे हैं स्प्लेंजनी के एक्सपेरिमेंट को, तो उन्होंने कहा वाइटल फोर्स फॉर लाइफ इज एयर। जब आपने इस बीकर को एयर टाइट कर दिया जिसके कारण एयर अंदर नहीं जा पा रही, एयर अंदर नहीं जा पा रही जिसके कारण बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा। जो ये ओपन जार है इसमें एयर अंदर जा पा रही है जिसके कारण बैक्टीरिया ग्रो हो पा रहे हैं। अब भाई स्प्लेंजनी भी चुप हो गए। अब उनका बीकर तो बंद है, जब बीकर बंद है तो वो क्या बोलेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया लुई पास्टर में। जो लुई पास्टर है उन्होंने क्या किया एग्जैक्टली वो मैं आपको समझाऊंगा बायोजेनेसिस में। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। तो सबसे पहले ये थ्योरी है, ये प्रपोज की क्यूवियर ने। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय क्यूवियर। फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी क्यूवियर। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जो मॉडर्न लेवल पे फॉसिल्स की स्टडी की वो जॉर्ज क्यूवियर ने की। बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जॉर्ज क्यूवियर के रिलेशन में, मैं आपको सुनाता हूं। ये वार्डन थे एक हॉस्टल में और बड़े स्ट्रिक्ट वार्डन थे। तो ये उस टाइम का, उस दौर की बात है जिस टाइम लोग भूतों प्रेतों को मानते थे। तो इनके स्टूडेंट्स ने कहा यार आज क्यूवियर सर को डराएंगे। तो उन्होंने रात को 12 बजे अपने म्यूजियम से, जो बायोलॉजिकल म्यूजियम है, वहां से उन्होंने हॉर्न उठा लिए एनिमल्स के। जो एनिमल्स की फारें वो पहन ली, और जो खुर होते हैं एनिमल के, बोन्स एंड हूप्स, वो लगा के
वो क्यूबियर के कमरे में चले गए, उन्हें उठाया और उन्हें डराने लग गए। तो क्यूबियर उठे, क्यूबियर ने एक बार उन्हें देखा, तो उसके बाद वो दोबारा सो गए। बच्चों ने थोड़ा और रोला डाला भी, भूत प्रेत की तरह बिहेव किया, और उसके बाद बच्चे भी चले गए। और सुबह सारे फैसिनेटेड थे भी क्यूबियर सर डरे क्यों नहीं, जो ये फादर है मॉडर्न पैलेंटोलॉजी के, ये डरे क्यों नहीं। तो उन्होंने हिम्मत की बात की भी सर रात को हॉस्टल में भूत आए थे, तो क्या आपके कमरे में भी आए थे। तो क्यूबियर ने कहा जो भूत जिनके सिर पे हॉर्न्स हैं और पैरों में हूव्स हैं, खुर हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो तो हर्बीवोर हैं, और हर्बीवोर भूत मुझे क्यों खाएगा, तो मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं दोबारा सो गया। मतलब एक आदमी नींद में भी बायोलॉजिकल लेवल पे सोच पा रहा है। तो ये वो लोग थे जिन्हें बोल रहे हैं फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। तो इन्होंने दी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। जो क्या कह रही है, अर्थ वाज सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक कैटास्ट्रोफीज। कैटास्ट्रोफीज का मतलब होता है कोई ना कोई विपदा भी जो अर्थ है उस पे टाइम टू टाइम बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं। जब ये विपदाएं आती हैं तो उस केस में जो अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, और जब लाइफ फॉर्म्स खत्म होती हैं तो नए सिरे से दोबारा सिरे से लाइफ फिर स्टार्ट होती है, फिर वो लाइफ फिर फैलती है, फिर एक टाइम फिर आता है, फिर वो विपदा आती है, कोई ना कोई विपदा आती है, और उस विपदा के कारण फिर वो लाइफ खत्म हो जाती है, फिर नए सिरे से शुरू होती है, और ऐसा चलता रहा है। और पुराने टाइम में भी ऐसा होता रहा है। विपदा, डिजास्टर। अब हमें काफी डिजास्टर्स का पता भी है। आप देखो 6 करोड़ साल पहले जो डायनासोर्स हैं वो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे डोमिनेंस में। तो 6 करोड़ साल पहले इरिडियम कंटेनिंग मीटोराइट हमारी अर्थ के सरफेस पे गिरा, और जो इरिडियम कंटेनिंग मीटोराइट हमारी अर्थ के सरफेस पे गिरा तो उसके कारण जो रेडियो एक्टिविटी फैली, उस रेडियो एक्टिविटी के फैलने से जो लाइफ फॉर्म्स है वहां की सब खत्म हो गई, और फिर नए सिरे से लाइफ दोबारा स्टार्ट हुई। इसे ग्रेट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं इस डिजास्टर को, जब कोई बड़ी विपदा आने से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। तो ये बात बोली जॉर्ज क्यूवियर ने, लाइफ जो डोमिनेंस शो करती है किसी डिजास्टर के कारण खत्म हो जाती है, फिर नए सिरे से फिर शुरू होती है, फिर फैलती है, फिर किसी डिजास्टर के कारण दोबारा खत्म हो जाती है। ये ऐसे चलता जा रहा है। All the existing organisms would die and new organism would be created after every catastrophe. हर एक विपदा के बाद नए ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और पुराने मर जाते हैं। ये देखो, ये हमारी अर्थ पे ये मीटोराइट दिखा रहे हैं गिरता हुआ। अब ये इतना बड़ा मीटोराइट है या इसने कुछ ऐसा रखा हुआ है, कंटेन किया हुआ है, जिसके कारण ये ब्लास्ट कर देगा हमारी अर्थ पे, या कोई ना कोई रेडियो एक्टिविटी फैला देगा जिसके कारण लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर नए सिरे से दोबारा लाइफ शुरू हो जाएगी। ये बोल रहे हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। भाई पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं, जैसे जैसे खुदाई करते हैं, खुदाई करके जमीन के नीचे जाते हैं, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स नजर आ रही हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है भी पुरानी लाइफ फॉर्म्स खत्म होगी और नई लाइफ फॉर्म्स डेवलप होगी। कैसे हुई?
तो इसकी बात नहीं कर रहे। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, अब जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है इसे सपोर्ट किया रेडी, स्प्लेंजिनी एंड लुई पास्चर ने। और बायोजेनेसिस को रेडी, स्प्लेंजिनी और लुई पास्चर ने टाइम टू टाइम प्रूव करने की कोशिश की, और बायोजेनेसिस ने ए बायोजेनेसिस को डिसअप्रूव करने की कोशिश की। और रेडी और स्प्लेंजिनी की बात तो मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको लुई पास्चर की बात बताता हूं। लुई पास्चर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट दिस थ्योरी बाय हिज स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बायोजेनेसिस को, जिसका मतलब है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इसे प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली। और इन्होंने एक स्पेशल फ्लास्क बनाई, स्वान नेक फ्लास्क, जिसके थ्रू इस एक्सपेरिमेंट को वो प्रूव करेंगे। और इसका मतलब जो लुई पास्चर है उनके टाइम में ग्लास मोल्डिंग टेक्निक आ चुकी थी, हम कांच को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते थे। पास्चर्स एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस व्हिच मींस लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। अब ये देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जा रहा है। सबसे पहले इन्होंने दो फ्लास्क ली, एक ब्रोकन नेक फ्लास्क ली और दूसरी ली इन्होंने स्वान नेक फ्लास्क। और उस केस में जो ब्रोकन नेक फ्लास्क है इसमें इन्होंने ब्रोथ ले ली, और जो स्वान नेक फ्लास्क है इसमें भी ब्रोथ ले ली। ब्रोथ क्या होता है? लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया। ब्रोथ इज लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। जो ब्रोथ है, इन दोनों ब्रोथ को उन्होंने हीट कर दिया। ट्रायंगल का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन्हें हीट कर दिया। हीट करने का मतलब स्टरलाइजेशन कर दी भी, अगर इसमें पहले कोई लाइफ फॉर्म पड़ी है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उस केस में जो स्वान नेक फ्लास्क है और ओपन नेक फ्लास्क है उन्हें एक साइड पे रख दिया, और एक हफ्ते के बाद उन्होंने नोटिस किया जो ओपन नेक फ्लास्क है इसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज नजर आ रही हैं, बट जो स्वान नेक फ्लास्क है उसमें कोई बैक्टीरियल कॉलोनी नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब यही हुआ जो ओपन नेक फ्लास्क है या ब्रोकन नेक फ्लास्क है उसमें डस्ट पार्टिकल्स गिरे। ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के व्हीकल्स हैं, और ये जो डस्ट पार्टिकल्स गिरे उनमें से बैक्टीरिया इस फ्लास्क के अंदर पहुंचे और बैक्टीरिया ने अपनी कॉलोनीज बना दी। और जो स्वान नेक फ्लास्क है उसमें बेसिकली बैक्टीरिया अंदर आ ही नहीं पाया, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स लगे हुए हैं, गर्म किया था ना इसे, तो एयर तो अंदर गई, फिल्टर्ड एयर, स्टरलाइज्ड एयर, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जा पाए, तो इसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हुई। तो जो स्प्लेंजनी को लोगों ने चैलेंज किया था, अभी आपने जो एयर टाइट फ्लास्क कर दी है जिसके कारण वाइटल फोर्स एयर अंदर नहीं जा पा रही है, इसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, उसका जवाब दिया लुई पास्चर ने। इन्होंने कहा भी देखो जी, ये ब्रोकन नेक फ्लास्क के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं, बट जो ये स्वान नेक फ्लास्क है इसमें एयर तो अंदर जा रही है बट स्टरलाइज्ड एयर अंदर जा रही है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हुए, क्योंकि एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है नहीं, स्टरलाइज्ड हो गई है, तो जिसके कारण फ्लास्क में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हुए। क्या प्रूव कर रहे हैं? लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के बहुत तरीके होते हैं। देखो, एक तो ये वाली फ्लास्क ले ली, तो उसके बाद इस फ्लास्क को अगर उल्टा कर दें तो ये ट्यूब में कल्चर मीडियम चला गया। अब बेसिकली ये ग्रोथ है, इसके कॉन्टेक्ट में डस्ट पार्टिकल्स आएंगे तो माइक्रोबियल ग्रोथ,
नजर आएगी, लेकिन आप ऐसे याद कर लो, ज्यादा बेटर है। ब्रोकन नेक फ्लास्क में डस्ट पार्टिकल के गिरने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, और स्वान नेक फ्लास्क में एयर तो एंटर हो रही है फिल्टर होके, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जा पा रहे, जिसके कारण माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, बायोजेनेसिस, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। थ्योरी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ और क्वेस्टरवेट थ्योरी, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ और क्वेस्टरवेट थ्योरी मोस्ट एप्रिशिएटेड थ्योरीज में से एक है। ये थ्योरी प्रूव की ओप्रेन ने, जो एक रशियन साइंटिस्ट हैं, और उसे सपोर्ट किया हेल्डेन ने। जो केमिकल और बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ और क्वेस्टरवेट थ्योरी है, ये प्रपोज की ओप्रेन ने और सपोर्ट किया इसे हेल्डेन ने। और ओप्रेन एक रशियन साइंटिस्ट थे, और जो हेल्डेन है ये इंग्लैंड में पैदा हुए, लेकिन इंडिया के भुवनेश्वर में आके सेटल हो गए थे। भुवनेश्वर इंडिया में आके सेटल हो गए थे। तो हम बोल सकते हैं इंग्लैंड बोर्न इंडियन साइंटिस्ट। जैसे कोई साइंटिस्ट इंडिया में पैदा होता है, बाद में इंग्लैंड में चले जाता है, तो हम बोलते हैं इंडियन बोर्न इंग्लैंड साइंटिस्ट। तो ये क्या हुए, इंग्लैंड बोर्न इंडियन साइंटिस्ट। तो अब ये जो ओप्रेन और हेल्डेन की थ्योरी है ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ और केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये कहानी की फॉर्म में है, नोवेल की फॉर्म में है। इन्होंने इस कहानी में लिखा भी जो अपनी अर्थ है, जब ये बनी इसका टेम्परेचर बहुत हाई था। टेम्परेचर इतना हाई था कि यहां पे सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं थी। तो जो एटम्स हैं वो बेसिकली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, और जो हैवी मेटल्स हैं वो मेल्ट हो के अर्थ की कोर बना रही थी। तो फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। तो धीरे 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 सनलाइट भी आ रही है अपनी अर्थ में, और दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा ऑलरेडी गर्म है, और तीसरे नंबर पे फिर फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो अब क्या हुआ, जो ये एटम्स हैं हाई एनर्जी तो काफी ज्यादा है, ये आपस में कंबाइन हुए, ये मॉलिक्यूल्स बन गए। जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में रिएक्ट हुए, इससे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये आपस में रिएक्ट हुए, इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये आपस में एग्रीगेट हुए, तो इन एग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोबायोन्स, लाइफ बनने से पहले वाली फॉर्म। तो ये चीज एक्सप्लेन की ओप्रेन एंड हेल्डेन। और जैसे जैसे एटम से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, वैसे वैसे अपनी धरती का टेम्परेचर भी कम होता गया, और ऐसे ही वाटर भी बना, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं है। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन होगी, ऑक्सीजन दूसरे चीजों से कंबाइन होगी, तो अल्टीमेटली जब हाइड्रोजन से कंबाइन हुई तो वाटर बन गया। तब ये पानी है जो ये क्लाउड्स की फॉर्म में ऊपर चला गया, और अर्थ का टेम्परेचर कम होता जा रहा है थोड़ा। तो अब इस केस में टोरेंशियल रेन्स होनी शुरू होगी, बहुत तेज बरसातें होती रहती थी, महीनों महीने बरसातें होती जा रही है। पानी नीचे आ रहा है, इवेपोरेट कर रहा है, पानी नीचे आ रहा है, फिर क्लाउड्स बन रहे हैं, फिर पानी बरसात की फॉर्म में नीचे आ रहा है। धीरे 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 अपनी अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। जब इतना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ, तो बेसिकली जो लो लाइंग एरियाज थे
अर्थ के, ये लो लाइंग एरियाज में ये पानी रुकना शुरू हो गया, और जो ये लो लाइंग एरियाज है ये क्या बन गए? सी, समुंदर। और इस समुंदर में अब क्या क्या पड़ा है? एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पड़े कहां पे हैं? इस सी में। और हेल्डेन ने इस सी को बोला हॉट डाइल्यूट सूप। दिस सी इज नोन एज हॉट डाइल्यूट सूप। अब भाई गर्म तो है ही अभी, ठीक है, पानी है यहां पे पड़ा है, और पानी गर्म है, हॉट है, डाइल्यूट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो पड़े हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं पड़े, तो इसलिए डाइल्यूट सूप की तरह। तो हेल्डेन ने इसे सी वाटर को क्या बोल दिया? हॉट डाइल्यूट सूप। अब जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये आपस में कंबाइन हुए, तो उस केस क्या बन गए? प्रोटोबायोन्स, वो फॉर्म्स जिससे आने लाइफ, जैसे पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है, वो प्रोटीन से कंबाइन हुए, तो पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स का जो एग्रीगेशन बना उसे बोला गया कोएस्टरवेट। अब ये कोएस्टरवेट्स हैं, ये थोड़ा मेटाबॉलिज्म भी शो करते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटली कोएस्टरवेट्स बनाएं तो हम इनकी थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं। और ओपरेन ने कोएस्टरवेट्स लैब में बनाए भी, जो उन्होंने बात की है, the atoms combines to form molecules, molecules combines to form inorganic compounds, inorganic compounds to form organic compounds। आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, भी ये पॉसिबल है। तो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्वेसरवेट्स हैं ये ओपरेन ने बनाए, जो एग्रीगेट्स थे कार्बोहाइड्रेट्स के और प्रोटीन्स के। और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के एग्रीगेट्स में खासियत थी, अगर हम मीडियम में ग्लूकोज डालते थे तो ये मीडियम को ग्लूकोज को मेटाबलाइज करते थे। दे हैव टेंडेंसी टू मेटाबलाइज ग्लूकोज। मतलब ये प्रोटोबायोन्स में लाइफ बनने से पहले वाली फॉर्म में थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म आना शुरू हो गया, और मेटाबॉलिज्म इज अ साइन ऑफ लाइफ। Primitive organisms evolved spontaneously from the inorganic substances as a result of physical force such as lightning, ultraviolet radiations, volcanic activities, और जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। Thus, origin of life was primarily a phenomena of chemical evolution। जो लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पे वो क्या था? एक केमिकल एवोल्यूशन दैट लेटर लेड टू बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। The earth originated approximately 4.6 billion years ago। कई बार यहाँ पे 4600 मिलियन लिखा होता है, ध्यान रखना है 4.6 बिलियन लिखा है या 4600 मिलियन लिखा है। At that time, the temperature of Earth was estimated to be around 5000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर देखो क्या जबरदस्त है जब अर्थ बनी है। It was slowly cooled down over millions of years। During this process, lighter elements such as helium, hydrogen, nitrogen, carbon, etc.,
float to the surface and form the primitive atmosphere. Primitive atmosphere. The primitive atmosphere contained gases, including water vapors, that escaped from volcanoes. As the water vapor cooled, some gases were washed into the ocean by rain. ये देखिए, ये पुरानी अर्थ का सीन नजर आ रहा है हमें, जब ये थोड़ी ठंडी होनी शुरू होगी थी. एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मोलिक्यूल्स. ये देखो मोलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए. कार्बन डाइऑक्साइड, फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट. ये देखो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होगी. जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से कंबाइन होगी, वाटर वेपर्स बन गए. धीरे धीरे अर्थ कूल होती जा रही है और लो लाइंग एरियाज में ये वाटर अकोमोडेट होता जा रहा है. दिस वाज हॉट विद अबंडेंट हाइड्रोजन एंड एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन. देखो ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट थी. दस इट वाज ए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर. ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट हो उसे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बोलते हैं. The elements were combined and formed as compounds such as ammonia and methane. जो ये एटम्स हैं ये कंबाइंस होके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने. इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने जैसे मीथेन. ये देखो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अर्थ, मीथेन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड. इनसे ऑर्गेनिक मोनोमर्स बने एज अमाइनो एसिड. ऑर्गेनिक मोनोमर से ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बने. ये देखो प्रोटीन. ऑर्गेनिक पॉलीमर्स फॉर्म फ्रॉम स्पेस. स्पेस से भी बन रहे हैं, पानी में भी बन रहे हैं. द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस्ड इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन which ran over the land as streams, rivers and finally collected to the form the oceans. ये देखिए लो लाइंग एरियाज क्या बन गए, ओशियन, जिनमें क्या पड़े हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इसे हेल्डेन ने क्या बोला, हॉट डाइल्यूट सूप. इन एटसेट्रा वर वॉश डाउन अलोंग विद रेन वाटर. मिनरल rocks were also dissolved, leading to accumulation of minerals in the water. अब भाई पानी बहेगा तो जो rocks हैं वो भी डिसॉल्व होंगी. जो rocks में मिनरल्स वगैरह पड़े हैं वो भी पानी में चले जाएंगे. Highly reactive radicals such as CH, CH2 are condensed to form variety of hydrocarbons. Cl, Cl, ClCl, CH3Cl, CH3Cl, CH3, CH3, C2H6. केमिकल एवोल्यूशन है ना, केमिस्ट्री चल रही है. They reacted with ammonia and water to produce various simple organic molecules like sugars, amino acids, fatty acids, purines, pyrimidines, which later form nucleosides and nucleotides. ये देखो सन की रेडिएशन से, लाइटनिंग से, ठीक है, इन केमिकल्स को बेसिकली एनर्जी मिल रही है ताकि आपस में रिएक्ट हो सके. तो अर्थ गर्म है, गर्म होने के कारण वाटर इवेपोरेट हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं. क्लाउड्स द्वारा बरस रहे हैं, जो गैसेस इसमें पड़ी हैं उन गैसेस को भी साथ में लेके जा रहे हैं. ये देखो अमोनिया, साइनाइड, वाटर, मीथेन. और जो ये कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड से नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन, शुगर, अमाइनो एसिड, ग्लिसरीन, फैटी एसिड्स बने. और जो अमाइनो एसिड्स हैं ये तो है ही सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. आप मीथेन के हाइड्रोजन हटा दो, वहां पे अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन लगा दो तो बन गया अमाइनो एसिड. इसका मतलब अमाइनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. और जो ये कंपाउंड्स बने हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, शुगर से पॉलीसेकेराइड्स बन गए, अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बन गई, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फैट्स बन गए, लिपिड्स बन गए. और न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमेराइजेशन से डीएनए, आरएनए बन गया. एनर्जी कैरियर्स एटीपी बन गई, कोएंजाइम्स बन गए, एनएडीए
H, NADP, NAD, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंजाइम्स बन गए, एनर्जी सोर्सेज बन गए। तो इससे अब ये कंपाउंड्स आपस में एग्रीगेट होंगे, एग्रीगेट होके बायोलॉजिकल एवोल्यूशन शुरू हो जाएगी, कोएस्टरवेट प्रोटोबायोन्ट्स बन जाएंगे। All these reactions occurred in the pools of boiling water on the oceans, which was described as hot dilute soup or prebiotic soup by Haldane. In the prebiotic soup, simple organic molecules produced developed into complex polymers like polysaccharides, proteins, nucleic acid. और फैट्स भी बने, पर फैट्स को आप पॉलीमर नहीं बोल सकते, फैट्स आर नॉट पॉलीमर्स। याद रखने वाली बात है, मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी बताया था, फैट्स आर नॉट पॉलीमर्स। बिकॉज दीज आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमेराइजेशन। जब ग्लिसरॉल की 3 कार्बन वाला ग्लिसरॉल कंपाउंड है, उसकी अलग अलग कार्बन के साथ फैटी एसिड कंबाइन होते हैं, तब ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, फैट्स बनते हैं। इसका मतलब अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड ऐसे जुड़ेंगे आपस में, तो यही पॉलीमेराइजेशन होगी। तो ग्लिसरॉल की 3 अलग अलग कार्बन पे जब ये अटैच हो रहे हैं फैटी एसिड, तो फैट्स बन रही है। सो फैट्स आर नॉट प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलीमेराइजेशन। Organics from space, abiotic synthetic reactions on early Earth, prebiotic soup, prebiotic polymers, the origin of life, RNA world. RNA बनाना नेचर में आसान है इन कंपैरिजन टू डीएनए, क्योंकि राइबोस शुगर है वो अर्ली बनती है, राइबोस शुगर से डीऑक्सीराइबोस शुगर बनती है, इसलिए स्टार्टिंग वाला वर्ल्ड क्या था, आरएनए वर्ल्ड। दूसरा रीजन क्या है, आरएनए में कैटालिटिक एक्टिविटी भी है, मतलब आरएनए ने एज जेनेटिक मटेरियल भी एक्ट किया, आरएनए ने एज एंजाइम भी एक्ट किया। तो उसके बाद प्रोटीन डीएनए वर्ल्ड, मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री इन कंबाइंड टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। इसे बोलते हैं लाइफ का सबसे पहला साइन अर्थ पे नजर आना, न्यूक्लियोप्रोटीन। अब भाई छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, जो आपने कहानी समझी है अब तक तो जो मैंने आपको चैप्टर बताया है वो एक कहानी की फॉर्म में ही है, और पूरी एवोल्यूशन ही एक कहानी है। इसने जिंदगी की कहानी को करने की कोशिश की है, इसने जिंदगी की कहानी को समझाने की कोशिश की है एवोल्यूशन ने। द वर्ल्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज क्वाइंड बाय, हाँ जी, हर्बर्ट स्पेंसर। और यही बंदे हैं हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप पढ़ते हो और आपको ऐसा लगता है भी ये तो डार्विन के साथ जुड़ा हुआ है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फ्रेज फर्स्ट टाइम यूज हर्बर्ट स्पेंसर, बट प्रूव्ड बाय चार्ल्स डार्विन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन टर्म दी, इन्होंने ही फ्रेज फर्स्ट टाइम यूज किया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो प्रूव किया डार्विन ने। This theory states that living organisms on earth were created by divine power, supernatural power। हाँ जी, theory of special creation,
एंड हु सपोर्टेड दिस थ्योरी? अब भाई स्पेशल क्रिएटर की थ्योरी तो पादरी ही सपोर्ट करेंगे, फादर स्वार्ड। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब इनऑर्गेनिक मैटर से स्पॉन्टेनियसली ऑर्गेनिक मैटर बना, ठीक है। इसकी बड़ी जबरदस्त सपोर्ट की लोगों ने। तो इसके रेफरेंस में लोग बोलते थे जब बरसात पड़ती है तो अर्थवॉर्म और फ्रॉग हैं जो वो बरसात के साथ जमीन पे गिरते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर फ्रॉग और अर्थवॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। लोग बोलते थे जब नाइल रिवर, जैसे गंगा जी को एक होली रिवर माना जाता है हमारे इंडिया में, वैसे ही नाइल रिवर को भी एक होली रिवर माना जाता है। जब उसके बैंक पे, उसके किनारे पे जो मड पड़ी है उस पे सनलाइट पड़ती है तो अल्टीमेटली वो मड है क्रोकोडाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। नॉन लिविंग मैटर इज कन्वर्टेड इनटू लिविंग मैटर। ये बोलती थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ए बायोजेनेसिस। नॉन लिविंग मैटर से ग्रेजुअली लिविंग मैटर बना। द एटमोस्फियर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वाज फ्री, ऑक्सीजन तो एब्सेंट थी, रिड्यूसिंग टाइप। और जब ब्लू ग्रीन एल्गा बना साइनोबैक्टीरिया तो उसने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू की, तो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन आई, तो वो रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग बना, थैंक्स टू साइनोबैक्टीरिया, जिसके कारण आज हम अर्थ पे खड़े हैं। ओके फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी एवोल्यूशन, ठीक है। ढंग से समझिए इसे, बहुत मजेदार कहानी है। आप आगे आने वाले टाइम भी में भी इसे काफी एंजॉय करोगे। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। साथ की साथ पढ़ो ताकि आप एक्सेल कर सको।